हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम शुरू करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10th का। ये एक इजी टॉपिक है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्कोरेबल टॉपिक भी है। और इस टॉपिक का प्रीवियस कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, क्योंकि प्रीवियस टाइमिंग में इसका बहुत ज्यादा बैकग्राउंड अप्लाई नहीं हुआ। एक नया टॉपिक है। टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है, जिसमें 3 टर्म वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये तीनों ही टर्म सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, ये काफी क्लोज हैं एक दूसरे के, इनको समझना जरूरी है। सीक्वेंस किसी भी नंबर्स के पैटर्न के कलेक्शन को कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, मैं यहां कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। 1, 4, 9, 16, 25। इसके अलावा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and so on. 2, 4, 8, 16, 32 and so on. ये कुछ नंबर्स हैं जो एक खास पैटर्न को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये पैटर्न हम अपने आसपास भी बहुत इजीली नेचर में भी खोज सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जो हनी बीज होते हैं उसमें जो होल है वो एक खास पैटर्न को बनाते हैं। इसी तरह से सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है उसमें नंबर ऑफ पेटल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें भी एक खास पैटर्न बनता है उसके नंबर ऑफ पेटल्स में। ठीक इसी तरह के कुछ पैटर्न यहां पर भी शो हो रहे हैं। 1, 4, 9, 16, 25। इस लिस्ट में, नंबर्स की इस लिस्ट में जो भी नंबर हमको एक्सप्रेस होता दिखाई दे रहा है वो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। दूसरे लिस्ट में अगर हम देखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये पैटर्न के थ्रू चल रहे हैं। ये सभी कलेक्शन है प्राइम नंबर्स के। प्राइम नंबर्स और नंबर्स को कहते हैं जो जिसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो इटसेल्फ वो नंबर खुद और दूसरा 1। ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो एट वेरी फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, after that 3, 5, 7, 11, 13, 17 and so on. थर्ड लिस्ट में अगर हम देखें तो हमें दिखाई देगा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and so on. इसी तरह से नेक्स्ट लिस्ट में है 2। यहां पर अगर हम इस लिस्ट में देखें तो हर सक्सीडिंग टर्म, हर नया टर्म पुराने टर्म से 2 इंक्रीजेस है। 4 से 2 इंक्रीज 6, 6 से 2 इंक्रीज 8, 8 से 2 इंक्रीज 10 एंड सो ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट लिस्ट में अगर हम देखें तो 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। दैट मीन्स हर नया टर्म पुराने टर्म का ट्वाइस है, 2 गुना है। 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 का ट्वाइस 16, 16 का ट्वाइस 32 एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स की लिस्ट में हमको एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स जिसमें एक पैटर्न हो, सिंपली हम उसको कहते हैं सीक्वेंस। ऐसे सभी पैटर्न वाले नंबर्स का कलेक्शन सीक्वेंस कहलाता है। इन सीक्वेंस में से कुछ प्रोग्रेशन होंगे। वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन होंगे जिनके पैटर्न को हम मैथमेटिकली किसी एक फॉर्मुलेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। या अगर हम देखें तो इसको लिखा जा सकता है मैथमेटिकल एक फॉर्मूले के फॉर्म में, लेकिन जो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7 हम इसको ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो एक्सप्रेसिबल नहीं होगा। तो ये वो सीक्वेंस है जो प्रोग्रेशन नहीं है। वो सीक्वेंस जिनको हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हो, जनरल टर्म के फॉर्म में लिख सकते हो, जनरल टर्म के बारे में आगे बहुत डिटेल से बात होगा, जिनको हम एक जनरल टर्म के फॉर्म में लिख सकते हो उनको हम ऐसे सीक्वेंसेस को प्रोग्रेशन कहते हैं।
इसमें ये एक प्रोग्रेशन है क्योंकि हर नया टर्म पुराने टर्म से 2 इंक्रीज है। जनरल टर्म में इसको लिखा जा सकता है, वो कैसे लिखेंगे आगे डिटेल से बात करेंगे। ये एक प्रोग्रेशन है 2, 4, 8, 16, हर नया टर्म पुराने टर्म का ट्वाइस है। तो हमने बात किया सीक्वेंस के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में, अब देखेंगे सीरीज के बारे में। यदि प्रोग्रेशन के टर्म्स को आपस में प्लस साइन से एसोसिएट करके लिखा जाए तो इस कलेक्शन ऑफ लिस्ट को हम कहेंगे सीरीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक प्रोग्रेशन है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको मैं प्लस साइन से एसोसिएट करके लिखूं 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 40 प्लस एंड सो ऑन, तो ये इस प्रोग्रेशन के करस्पॉन्डिंगली सीरीज कहलाएगी। तो सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन, इसके बीच में जो स्लाइटली डिफरेंसेस है आई थिंक वो क्लियर हुआ होगा। हमारे सिलेबस का पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम सीधा बात करेंगे प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग। वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे जिसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में एक फिक्स डिफरेंस हो। जैसे ये हमारा जो प्रोग्रेशन है इसके हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में 2 का डिफरेंस है, हर नया टर्म 2 से इंक्रीज है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी प्रोग्रेशन में जो पहला नंबर लिखा जाता है उसको हम सिंबॉलिकली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए से या A1 से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से जो दूसरा नंबर होता है इसको A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सफिक्स में इसमें 2 लिखा जाता है जो कि इसकी पोजीशन वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। इसी तरह से 8 को रिप्रेजेंट करेंगे हम A3 से जो कि थर्ड टर्म है, आफ्टर दैट A4, और ये ही पैटर्न हमारा चलता रहेगा। इस सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको नॉर्मली हम टर्म बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन। जिस पोजीशन पर वो टर्म एग्जिस्ट कर रहा है उस टर्म के नंबर से उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो सिंपली अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं वो सारे प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगे जिसके एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता हो। दैट मीन्स A2 minus A1 is the same as A3 minus A2 is the same as A4 minus A3 is the same as A5 minus A4 एंड सो ऑन। और इसी डिफरेंस को हम नाम देंगे कॉमन डिफरेंस। ये ही डिसाइड करता है कि प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है कि नहीं है। इस कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल d से। d स्टैंड फॉर डिफरेंस। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसा प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अगर हम इस थ्योरी के बिहाफ पर एक जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखना चाहें तो वो जनरल हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, where D is the difference in between 2 consecutive terms। यहां पर ये डिफरेंस 2 है, तो प्रीसीडिंग टर्म 4 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरे को नया टर्म मिलेगा विच इज 6। अगर मैं कंपैरिजन करूं इन दोनों को तो A का वैल्यू मेरा हुआ 4, D का वैल्यू हुआ, D हमारा होता है A2 minus A1, दैट मींस 6 minus 4 विच इज 2। तो अगर मैं 2 हर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करता चला जाऊं तो मेरे को नई टर्म मिलती चली जाएगी। 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 एंड सो ऑन। In general form, we represent A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. Remember that ये जो कॉमन डिफरेंस D है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। यदि ये कॉमन डिफरेंस D पॉजिटिव होता है तो एक इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको मिलती है।
इस एग्जांपल में ये कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस का 2 है, तो ये एक इंक्रीजिंग एपी हमको मिली। 4 से बड़ा नंबर 6, 6 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रही है। यदि इस कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू नेगेटिव हो तो हमें एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा जो कि डिक्रीज फॉर्म में होगा, वैल्यूज सक्सेसिवली कम होती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 एंड सो ऑन। इस एग्जाम्पल में जो कॉमन डिफरेंस है दैट मीन्स a2 माइनस a1, 8 माइनस 10 वो -2 है। अब अगर हम -2 ऐड करते चले जाएं हर प्रोसीडिंग टर्म में तो हमको नया टर्म मिलता चला जाएगा। तो ये एक एपी बनी और एक ऐसी एपी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, छोटी होती चली जा रही है। 10 से छोटा 8, 8 से छोटा 6, आफ्टर दैट 4, 2, 0, -2, -4 एंड सो ऑन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग भी हो सकती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिक्रीजिंग भी हो सकती है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कांस्टेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 7, 7, 7, 7 एंड सो ऑन। मैंने कांस्टेंट प्रोग्रेशन लिया, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल होगा, क्योंकि अगर हम दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस देखें तो वो 0 है। तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस अगर 0 होगा तो वो एक कांस्टेंट प्रोग्रेशन होती है। ये ना तो इंक्रीजिंग होगी और ना ही डिक्रीजिंग होगी, ये एक जैसा ही नंबर को बार बार रिपीट करती रहेगी। आगे देखेंगे इसके जनरल टर्म्स के बारे में। इस तरह से हमने देखा किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स के बीच में एक पैटर्न बना है। नॉर्मली हम a1 को a, a2 को a प्लस डी, a3 को a प्लस 2d, इसी तरह से a4 को a प्लस 3d, a5 को a प्लस 4d, ऐसे इनको हम एक्सप्रेस करते हैं। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो जो a5 है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फिफ्थ टर्म को, इसका जो सफिक्स है 5 उससे एक कम इस d का कोफिशिएंट है। यहां अगर 5 है तो यहां 4 है। फोर्थ टर्म में अगर हम देखें सफिक्स में हमारे पास 4 है तो d का कोफिशिएंट 3 है जो कि इससे एक कम है। a3 में देखें सफिक्स हमारा 3 तो d का कोफिशिएंट 2 जो कि इस सफिक्स से एक छोटा है। यहां पर 2 है तो यहां पर कोफिशिएंट 1 है, और इस a1 को हम कह सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी। तो इस पैटर्न ने यहां भी फॉलो किया, इस 1 से 1 लेसर यहां पर है। इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो अगर हम a10 का वैल्यू निकालना चाहें तो a10 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस इस 10 सफिक्स से एक छोटा, दैट मीन्स 9d। ये हमारा 10th टर्म होगा इस एपी का। इसी तरह से और अगर हम फॉलो करें तो a20 का वैल्यू आ जाएगा a प्लस 19d। इसी पैटर्न को अगर हम और फॉलो करते हैं तो a100 का वैल्यू हमको मिल सकता है a प्लस 99d। इस तरह से हम किसी भी नंबर का टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास a और d का वैल्यू हमको गिवन हो। इसी पैटर्न को और फॉलो करें तो हमारे पास वैल्यू आती है an की, जो कि जनरल टर्म कहलाएगा। जनरल टर्म एक ऐसा टर्म होता है जो किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखता हो। तो an हमारा हो जाएगा a प्लस इस सफिक्स से एक छोटा यानी कि n से 1 लेसर n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम जनरल टर्म का फॉर्मूला भी कहते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज होगा हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। यहां पर एक बात ध्यान देना जरूरी है, किसी भी एपी को हम दो डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। यदि किसी एपी में फॉर एग्जांपल मैंने कोई एपी लिया 10, 8, 6, 4, 2 एंड सो ऑन, एक डिक्रीजिंग एपी है। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स एक्सप्रेसिबल नहीं है,
तो सच टाइप एपीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट एपी, क्योंकि ये नीचे ऐसे ही उतरती चली जाएगी, 2 के बाद 0 आएगा, फिर -2, -4, -6 और ये क्रम चलता ही रहेगा। अगर कोई पूछे इस एपी में कितने टर्म है, तो इट हैज इनफाइनाइट टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एन इनफाइनाइट एपी। बट अगर ये एपी कुछ सर्टेन टर्म जाने के बाद रुक जाए, लाइक 10, 8, 6, 4, सिर्फ इतना दिया जाए, तो ये एक ऐसी एपी है जिसमें सिर्फ 4 टर्म है, और सिंस इसके अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, डिसाइडेड टर्म्स हैं, तो ऐसी एपी को हम कहेंगे फाइनाइट एपी। तो हियर इज अ फाइनाइट एपी एंड हियर इज अ इनफाइनाइट एपी। इस एंड सो ऑन का भी कई बच्चे कई बार क्या करते हैं, एंड सो ऑन के डॉट्स को लास्ट तक, पेज के लास्ट तक ले जाके लिख देते हैं, जो कि स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं आता। एंड सो ऑन में नॉर्मली 3 डॉट्स ही एक्सप्रेस करना सफिशिएंट होता है। तो ये एपी के 2 डिफरेंट काइंड हो गए, इनफाइनाइट एपी जिसमें कॉन्टिन्यूसली ये एपी के टर्म्स चलते रहेंगे, और दूसरा होगा एक फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स एग्जिस्ट करते हो उस एपी में। ये टर्म कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि 400 टर्म्स की कोई एपी हो, वो भी फाइनाइट एपी कहलाएगी। 1000 टर्म की एपी हो, वो भी फाइनाइट एपी कहलाएगी। लेकिन नंबर ऑफ टर्म सर्टेन हो, डिसाइडेड हो, पहले से प्रेडिक्टेबल हो, तो ऐसी एपी को हम फाइनाइट एपी कहते हैं। तो देखेंगे अब एग्जाम्पल्स की तरफ। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 1। एक एपी हमको गिवन है 3/2, 1/2, माइनस के हाफ और माइनस का 3/2 एंड सो ऑन, और हमको बताना है इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म तो इसका क्लियरली ये आपको दिया हुआ है 3/2, तो लिख देंगे। फर्स्ट टर्म को हम एक्सप्रेस करते हैं ए से, तो ए का वैल्यू हो गया 3/2। इसको ए भी लिखा जा सकता है और A1 भी इसको लिखा जाता है, सेम मीनिंग है दोनों की। कॉमन डिफरेंस, रिमेंबर दैट अगर हमको ये गिवन है कि ये एपी है, तो सिंपली हम A2 माइनस A1 का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो कि कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन अगर अनाउंस नहीं किया हुआ, ये बताया हुआ नहीं है कि ये प्रोग्रेशन एपी है, तो हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस निकालकर चेक करने होंगे कि क्या वास्तव में ये एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो वो डिफरेंस सेम आएगा, और वही हमारा कॉमन डिफरेंस भी कहलाएगा। यहां चूंकि हमको दिया हुआ है ये एक एपी है, इसलिए सिंपली हम A2 माइनस A1 निकालेंगे, उसी को कॉमन डिफरेंस D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो D इज इक्वल टू होगा A2 माइनस A1 मीन्स 1/2 माइनस 3/2। वी टेक 2 एज LCM, 1 minus 3 minus 2/2, we get 1. So, -1 is the common difference for the given AP. इस क्वेश्चन के लिए हम कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, A4 माइनस A3 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा, इसलिए ये AP है, और वो जो डिफरेंस है वो -1 है। तो ये है एग्जाम्पल 1। आइए देखेंगे एग्जाम्पल 2। इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन प्रोग्रेशन एपी है अथवा नहीं है। फर्स्ट पार्ट में एक इनफाइनाइट प्रोग्रेशन हमको गिवन है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी है या नहीं है। 4 टर्म इसमें हमको दिया हुआ है। हम इन चारों टर्म के बीच के डिफरेंसेस निकालेंगे। यदि ये डिफरेंसेस सेम आए, कॉन्स्टेंट आए, एक जैसे आए, तो ये एक्सप्रेस करेगी एक एपी को। साथ ही हमसे पूछा गया है यदि ये एक एपी को रिप्रेजेंट करे, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमको और बताने हैं। हियर A2 माइनस A1 कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स 10 माइनस 4 वी गेट 6। इन द सेम वे A3 माइनस A2, 16 माइनस 10 वी गेट 6। A4 minus A3 we get 22 minus 16 we get 6। ये चूंकि डिफरेंस हमारे सेम आए, कांस्टेंट आए, एक जैसे आए, इसलिए ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और चूंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका कॉमन डिफरेंस D 6 होगा, शो कर देंगे सिंस difference is same, difference is
constant, so given sequence is AP. Sequence is AP with common difference D equal 6. कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 है इस प्रोग्रेशन के लिए। नेक्स्ट 2 टर्म बताने हैं तो प्रीसीडिंग टर्म में 6 ऐड कर देंगे, हमको नया टर्म मिल जाएगा। द नेक्स्ट 2 टर्म (22 plus 6) we get 28 and 28 plus 6 we get 34। इस तरह से ये इस एपी के नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड किए। यही इंस्ट्रक्शन सेकंड पार्ट के लिए भी है। यहां पर भी एक इनफाइनाइट प्रोग्रेशन हमको दिया है, आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोग्रेशन एपी है या नहीं है। इसके लिए a2 minus a1 -1 we get -2, a3 minus a2 -3 -1 तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, we get -2, a4 minus a3 -5 -3 we get -2। अब चूंकि ये डिफरेंस सेम है, एक जैसे है, कांस्टेंट है, तो ये एक एपी को एक्सप्रेस करेंगे। और चूंकि ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है इसलिए एक डिक्रीजिंग एपी को एक्सप्रेस करेंगे। लास्ट एग्जांपल में ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था तो ये जो प्रोग्रेशन थी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, ये इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी। हर नया टर्म पुराने टर्म से बड़ा था। यहां पर कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू नेगेटिव है इसलिए एक डिक्रीजिंग एपी हमको मिलेगी। हर नया टर्म पुराने टर्म से छोटा होगा। तो सिंस डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, इसलिए ये एपी होगी विद कॉमन डिफरेंस -2। नेक्स्ट 2 टर्म के लिए द नेक्स्ट 2 टर्म -5 plus -2 we get -7 and -7 plus -2 we get -9। हमने ऐड किया कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, फाइनली सब्ट्रैक्ट होगा तो -5 -2 we get -7। यही काम हमने नेक्स्ट पर किया, -7 plus -2 we get -7 -2 which is -9। so these are the फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल सेकंड। आइए देखेंगे थर्ड पार्ट जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना है क्या ये एपी है या नहीं है। -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन। एक पैटर्न तो है, सीक्वेंस तो है, पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन वो पैटर्न एपी का है कि नहीं है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए कॉन्सेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को हमें चेक करना होगा। a2 minus a1 means 2 minus -2 we get 4, a3 minus a2, a3 हमारा -2 है, ये a3 है, -2 we get -4। आफ्टर दैट a4 minus a3, a4 चौथा टर्म 1 2 3 4, a4 है हमारा 2 -2 we get +4। Since the difference between two consecutive terms is not same, is not constant, is not fixed, therefore the given sequence is not a arithmetic progression। Since difference is not constant, so the given progression is not an AP। AP ये नहीं होगा।
सेकंड पार्ट करते हैं। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। नंबर्स के बीच में एक पैटर्न तो है, एक रिदम तो है, लेकिन क्या ये रिदम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशंस को फुलफिल करेगी? चेक करेंगे। A2 माइनस A1, A2 है 1, A1 भी है 1, we get 0। A3 माइनस A2, A3 भी है 1, A2 भी 1, once again we get 0। A4 माइनस A3, A4 यानी कि फोर्थ टर्म, चौथा टर्म 1 2 3 4, चौथा टर्म है 2, तो 2 माइनस 1 वी गेट 1। अब ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, एक जैसे नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं होगी। तो सिंपली इसको लिख देंगे, सिंस द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म आर नॉट सेम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब देखेंगे एक्सरसाइज। आइए चलिए देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको बताना है कुछ सिचुएशन हमको गिवन है, उस सिचुएशन से मिलने वाले नंबर्स एपी फॉर्म करेंगे या नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि एक टैक्सी का फेयर पहले किलोमीटर के लिए ₹15 है, आफ्टर दैट एवरी किलोमीटर के लिए वो ₹8 है। तो क्या इस सिचुएशन से मिलने वाले जो नंबर्स होंगे, जो फेयर होगा, वो एक एपी को कंस्ट्रक्ट करेगा अथवा नहीं, ये हमको पहचानना है। तो देखेंगे पहले किलोमीटर के लिए फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर हमारा है ₹15। सेकंड किलोमीटर के लिए इस ₹15 में ₹8 और इंक्रीज हो जाएगा फॉर सेकंड किलोमीटर फेयर। सेकंड किलोमीटर के लिए फेयर ₹8 है और 2 किलोमीटर का फेयर, इन दोनों का सम 8 प्लस 15 23 हो जाएगा। यहां लिखेंगे फेयर फॉर 2 किलोमीटर 15 प्लस 8 दैट मीन्स ₹23। 2 किलोमीटर का फेयर 23 हो गया। पहले किलोमीटर के लिए ₹15, आफ्टर दैट ईच सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए ₹8 पे करना होगा। तो 2 किलोमीटर अगर कोई पर्सन ट्रेवल करता है तो पहले किलोमीटर के लिए 15 पे किया, दूसरे किलोमीटर के लिए 8, दैट मीन्स 2 किलोमीटर के लिए वो पे करेगा ₹23। इसी तरह से फॉर थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर फेयर ये भी ₹8 ही होगा। तो फेयर फॉर 3 किलोमीटर हमारे पास आएगा 23 प्लस 8 वी गेट ₹31। तो हमारे पास एक प्रोग्रेशन मिला 15, 23, 31 एंड सो ऑन। इसमें देखेंगे 23 minus 15 we get ₹8. In the same way 31 minus 23 we get 8. Since A2 minus A1 is the same as A3 minus A2 is the same as, and so on, and these quantities are also equals to 8. So the given situation express an arithmetic progression. Remember that किसी भी प्रोग्रेशन को यदि चेक करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो सिंपली उसके 3 टर्म का पता होना जरूरी होता है। 3 से ज्यादा भी हो तब भी हम आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 टर्म का पता होना जरूरी है, क्योंकि 2 टर्म का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। उसके बेसिस पर हम नहीं बोल सकते कि थर्ड टर्म या उन टर्म्स का जो कलेक्शन है वो एपी है या नहीं। कम से कम 3 टर्म हमारे पास होगी, तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या गिवन प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है अथवा नहीं है। तो यस, फर्स्ट पार्ट में जो नंबर हमको गिवन थे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हमको सिचुएशन दे रखा है
the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. That means किसी सिलेंडर में एयर है और उसको रिमूव किया जाता है एक वैक्यूम पंप की हेल्प से, जितनी एयर उसमें प्रेजेंट होती है उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया जाता है। अब जो रिमेनिंग एयर बचेगी उस सिलेंडर में एवरी ऑपरेशन के बाद वो हमको देखना है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी अथवा नहीं। तो इसके लिए लेट कर लेंगे, लेट V air present in cylinder originally या initially, तो पहले ऑपरेशन में हम इसका 1/4 रिमूव कर देंगे। 1/4 रिमूव करने पर जो एयर प्रेजेंट अब रहेगी वो होल का 3/4 पार्ट बचेगी। तो आफ्टर एयर प्रेजेंट आफ्टर removing air first time, इनिशियली थी V, अब 1/4 उसकी निकाल दी गई है, रिमेनिंग अब बची 3/4 ऑफ V। पहले ऑपरेशन को ऑपरेट करने के बाद एयर प्रेजेंट है 3/4 ऑफ V। अब इस 3/4 ऑफ V का 1/4 पार्ट फिर से रिमूव कर दिया जाएगा सेकंड ऑपरेशन में, और उस सेकंड ऑपरेशन के बाद जो एयर प्रेजेंट होगी सिलेंडर में वो देखेंगे एयर प्रेजेंट आफ्टर रिमूविंग एयर सेकंड टाइम। सेकेंड टाइम रिमूव करने के बाद इस क्वांटिटी का 3/4 एयर प्रेजेंट होगी, 3/4 ऑफ V। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इसको लिखा जा सकता है 3/4 का स्क्वायर इंटू V, या इसको हम कह सकते हैं 9/16 ऑफ V। हमारे पास तीन टर्म आ चुके। इनिशियली एयर प्रेजेंट थी V, पहले ऑपरेशन के बाद आई 3/4 ऑफ V, दूसरे ऑपरेशन के बाद आई 9/16 ऑफ V। हम इन तीन टर्म्स की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक्सप्रेस करेगी या नहीं। Here V 3/4 of V, 9/16 of V एंड सो ऑन। ये सिचुएशन हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन में बनकर आई। Here A2 minus A1, that means 3/4 of V minus V। एलसीएम ले लेंगे, 4 is the LCM, 3 minus 4, बाहर ले लिया हमने V, we get minus के V/4। A3 minus A2, A3 है हमारे पास 9/16 ऑफ V माइनस 3/4 ऑफ V, एलसीएम हुआ 16, ये बन जाएगा 9V माइनस 12V, वी गेट माइनस के 9 minus 12, we get minus के 3V/16। Since the difference between second and first term and the difference between third and second term are not same, therefore the given situation is not expressible a arithmetic progression. Since A2 minus A1 is not equals to A3 minus A2, इसलिए ये AP को एक्सप्रेस नहीं करेगी। So this is the second part of question number 1.
आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें हमको गिवन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. That means एक कहीं हमको कुआं खोदना है फील्ड में और पहले मीटर की खुदाई के लिए रुपीज 150 की कॉस्ट लग रही है। इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे गहरा उसको करते जाएंगे, एवरी मीटर के लिए रुपीज 50 की कॉस्ट खुदाई करने के लिए बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो नीचे का जो अर्थ टेकन आउट है, जो मिट्टी है, उसको बाहर निकालने में एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगी, इसलिए कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर इज रुपीज 50, लेकिन दूसरे मीटर के लिए ये कॉस्ट नहीं है। दूसरे मीटर के लिए कॉस्ट बढ़कर 50 रुपीज और इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स 150 प्लस 50 200 रुपीज की कॉस्ट हो जाएगी। सो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well for second meter सेकेंड मीटर के लिए ये हो जाएगा रुपीज 150 प्लस 50 रुपीज 200। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर थर्ड मीटर के लिए ये कॉस्ट हो जाएगी रुपीज 200 प्लस 50 250। यहां उसने टोटल कॉस्ट की बात नहीं करी, 2 मीटर की टोटल कॉस्ट 350 होगी, जबकि दूसरे मीटर के लिए कॉस्ट रुपीज 200 है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि काफी बड़े डिफरेंसेस इनसे बन जाते हैं। उसने सेकंड मीटर के लिए कॉस्ट डिसाइड करने के लिए कहा, तो सेकंड मीटर को डिग करने के लिए जो कॉस्ट होगी वो रुपीज 200 होगी। इसी तरह से थर्ड मीटर की डिगिंग के लिए रुपीज 50 और इंक्रीज हो जाएगा, तो 200 प्लस 50 वी गेट 250 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर एंड सो ऑन। सो द नंबर्स 150 200 250 and so on is the cost of digging for subsequent meters. Since A2 minus A1 means 200 minus 150, we get rupees 50. A3 minus A2, 250 minus 200, we get rupees 50 and so on. So the given situation is express a arithmetic progression. तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसमें हमसे कहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यहाँ पर जो इंटरेस्ट गिवन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम इंटरवल पर जो इंटरेस्ट मिल गया, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट पे किया जाता है फॉर द सब्सिक्वेंट टाइम इंटरवल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग फॉर्मूला हुआ करता था A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर N। यहां पर A अमाउंट होता था, P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और N टाइम। तो रुपीज 10,000 डिपॉजिट किया गया है। इनिशियली रुपीज 10,000 अकाउंट में होंगे। आफ्टर 1 ईयर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, प्रिंसिपल है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 1। इसी तरह से अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 2। तो इस तरह से अगर हम देखें थर्ड ईयर के एंड पर देखेंगे अमाउंट आफ्टर 3 ईयर
10,000 into 1 plus 8 upon 100 raised to the power 3, और इसी तरह से ये आगे मूव करता चला जाएगा। हमें चेक करना है कि क्या इन नंबर्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहां पर एक फिक्स अमाउंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, रेशियो में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन, ये नंबर्स एपी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। हम इनकी कैलकुलेशन करके इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे और उसकी हेल्प से हम डिफरेंस निकालेंगे, वो डिफरेंस सेम नहीं होंगे। तो चेक करेंगे, इस कैलकुलेशन को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 मीन्स 1.08, 10,000 इंटू 1.08, यहां पर हो जाएगा 10,000 इंटू 1.08 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1.08 का होल क्यूब, और ये नंबर एपी को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।